एक तरफ सारा यहाँ पर कुकिंग करना शुरू कर चुकी थी और साथ ही स्लैब पर इस वक्त यशु से बातें भी कर रही थी, जो कि उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख करके उसे एक एक करके कमांड दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त यशु को उससे ज्यादा अच्छी कुकिंग आती हो। तभी इस वक्त एक स्टाफ जो कि ज़ारा के फोन को पकड़े हुए उसकी तरफ भाग कर आते हुए कहती है, मैम आपका फोन काफी टाइम से बज रहा था। ज़ारा उस फोन की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू। वो उस फोन को जैसे ही ली थी, ये इस वक्त यशु का कॉल था, जो कि वो यशु के सामने उठाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, जिससे वो थोड़े साइड में जाती। लेकिन तभी यशु कहता है, माँ दूर नहीं जाओ मुझसे, ये स्लैब काफी हाइटेड है, मुझे डर लगेगा। उसकी सॉफ्ट सी बातें सुन करके अब ज़ारा को वहीं पर रुकना पड़ जाता है और वो वहीं उसी के ठीक पास खड़े होते हुए अब यशु का कॉल उठा चुकी थी। दूसरी तरफ से इशिता उसकी बात सुनती ही नहीं, बस अपने ही बोले जा रही थी। अबे तू थोड़ी सी पागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? यहाँ पर बुला करके कर क्या रही है तू? मुझे कहीं नजर भी नहीं आ रही है, कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ तुझे। ये सुनते ही ज़ारा जो कि अपने फोन को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, यार इशू मैं अभी कुकीज बेक कर रही थी। तब इशिता कहती है, ए सुन, मुझे मनाने का बहाना मत ढूंढ, चुपचाप से यहाँ पर मॉल में आ। ये पता नहीं कौन सा लुइस फुइस मॉल है, यहीं पर वेट कर रही हूँ तेरे कहने पर। अब आ जा यार, करण को कितना कन्विंस करके लाई हूँ, वो अकड़ू साला मेरे मुंह देख रहा था अभी से। तभी इशिता की बात सुनते हुए ज़ारा उसको थोड़ा नाराजगी भरी आवाज में कहती है, यशु इस तरह की लैंग्वेज मत यूज किया करो, गलत बात होती है। इशिता उसकी बात सुनते हुए कहती है, बेटा जी आप ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा ही मम्मा के कैरेक्टर को नहीं प्ले करना शुरू कर दिए। अभी तो मेरी दोस्त बन जा और आजा मेरे पास, मैं वेट कर रही। लेकिन तभी सारा कहती है, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं यशु के पास हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। यशु जो अपनी आंखों से इशारा करके पूछ रहा था, कौन है फोन पर, किससे बातें कर रही हैं आप? लेकिन इस बात पर ज़ारा कोई जवाब नहीं देती और यशु को इग्नोर करते हुए कहती है, ओके इशिता, मैं ना बाद में बात। लेकिन तब इशिता कहती है, एक मिनट, अगर तू कभी राजन के मेंशन में फोन पर बात कर रही है, वो भी यशु के सामने, इसका मतलब तो वो कभी नहीं होगा ना वो मुस्तंडा। तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? मैं अभी आती हूँ और अभी उस यशु को किडनैप करते हैं और फिर हमारी बेस्ट सी प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यशु किडनैप हो जाएगा तो फिर सारा ध्यान कबीर का उस बच्चे पर होगा और तू आराम से फरार हो जाएगी। सही है ना? मैं करण को लेकर आती हूँ, लेकिन ये बात ना करण को भी नहीं बताने वाली मैं, ये सिर्फ तेरा और मेरा सीक्रेट होने वाला है। ज़ारा इस चीज के लिए न जाने क्यों अपने दिल को राजी नहीं कर पा रही थी। वो यशु के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, अभी नहीं इशिता, बच्चा डर जाएगा, समझना। यशु इन सारी बातों को अब सुन नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही ज़ारा उससे थोड़ा सा दूर हो चुकी थी। स्टाफ को यशु के पास खड़ा करके और कोने में जाते हुए कहती है, यशु वो बहुत छोटा है, बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, उससे किडनैप करना गलत होगा यार। इशिता अपने कमर पर हाथ रखती और फिर अपने बालों को इधर उधर सहलाते हुए कहती है, क्या करूं मैं तेरा? तू ना पागल है और तू मुझे भी पागल ही कर रही है। देखा, आजकल कोई इतना अच्छा नहीं बनता और तू अपनी सोचना, उस बच्चे से तेरा क्या लेना देना? और तू ऐसे क्यों बिहेव करी जैसे कि तुझे उस बच्चे से लगाव हो गया है? एक मिनट, डोंट यू डेयर टू से दैट। ये सुनकर ज़ारा उसके जवाब में कहती है, यार उस बच्चे से लगाव नहीं है, लेकिन किसी का तो बच्चा है ना वो। तू सोचना एक बार, छोटा बच्चा है, बहुत मासूम है, उसको किडनैप करना मुझे टफ लग रहा। तब इशिता कहती है, डोंट वरी डूड, मैं कर लूंगी, तू बस थोड़ा सा साथ दे देना मेरा। मैं आ रही हूँ, तेरी और कोई बहसबाजी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था तुझे लंदन से लेकर जाऊंगी इंडिया, और अब मैं वो करके ही रहने वाली हूँ। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या सही और क्या गलत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यशु का उसे किडनैप करना सही होगा। सही गलत के बीच वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रही थी। और यशु के धीरे धीरे पास जाकर के खड़े होते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए उसके गालों को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करने लगी थी। वो कुछ भी नहीं बोलती। यशु उसको इतने प्यार से खुद को ट्रीट करता देख करके उसके सीने से जाकर के अपने सर को टिका दिया था और अपने हाथों को उसके कमर पर जोर से ग्रैब करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मेरी मम्मा कैसी दिखती होगी, पर मेरी रियल मम्मा तो आप ही हो।
आई लव यू मम्मा। जैसे ही यशु ने इतने प्यार से ज़ारा को ये बोला था, उसकी आंखें जो कि एकदम से नम हो उठी थी और वो अपनी आंखों के कोने से अपनी आंसू को पोंछती है और अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, खुद के लिए मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। लेकिन दूसरी तरफ इशिता के लिए तो उसकी बच्ची ज़ारा ही थी और ज़ारा को बचानी उसके लिए प्रायोरिटी थी। अगर ज़ारा को कुछ हो जाए तो फिर क्या फायदा था उसका इंडिया से लंदन आने का। वो अब पूरी तरह से अब करण को भी कन्विंस करके अपने साथ ले जा रही थी और साथ ही करण से कहती है, हम सोच रहे थे कि क्यों ना घर चले और थोड़ी देर के लिए गाड़ी अगर आप मुझे दे सकते तो मैं बस थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ अकेले। तब तक आप घर पर कुछ प्लान करिए। हम दोनों के लिए रात में कुछ। इशिता अपनी बातों से इस वक्त करण को रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण जो कि बड़े आराम से उसकी बातों में फंस गया था, क्योंकि हमेशा इशिता उसके साथ इतना रूड रहती थी। अचानक इतना स्वीट होने की वजह से करण को हजम नहीं होती है बात और वो वही गाड़ी को रोक करके इशिता के गालों को पकड़ते हुए जोर से उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू। इसी चीज का तो इंतजार था मुझे। मैं प्लानिंग करता हूँ एकदम अच्छे से, एकदम एस्थेटिक पिंटरेस्ट वाली वाइब आएगी। तभी इशिता अपने चेहरे को हिलाती तो है हाँ में, लेकिन साथ ही अपने दांतों को अपने होठों के अंदर पीसे जा रही थी और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, साली तेरी तो मैं बहुत आगे जाएगा बेटा तो, पर बस तू मेरे हाथों मर ना जाए कहीं। रात में प्लानिंग करनी है मेरे साथ। बिस्तर पर लाना चाहता है मुझे। इशिता सहगल को बिस्तर पर लाएगा। तेरी तो मैं। उसको इतना ध्यान से अपनी तरफ देखता पाकर के करण जो कि स्माइल करते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, क्या हो गया, अब ऐसे भी क्या देख रहे। लेकिन अब इशिता जो कि उसके बालों को धीरे से अपने हाथों में पकड़ती है, लेकिन अचानक ही बालों को पीछे की तरफ जोर से खींचते हुए कहती है, बहुत हैंडसम लगते हैं ना आप, मुझे देखने का मन हो रहा है। तभी करण जो कि अपने सर को इस वक्त बैक सीट पर टिकाया हुआ था, जो कि उसने खुद नहीं किया था ये, अब इशिता के हाथ काफी जोरों से उसके बालों पर इस तरह कसे हुए थे कि वो चाहकर भी अपने चेहरे को आगे की तरफ बढ़ा ही नहीं सकता था। वो इशिता की तरफ घूमते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी से बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रही हो? हम घर चल करके ये सब करते हैं ना, प्लीज, बाल दर्द हो रहा है मेरा। तब इशिता हंसते हुए कहती है, ओह मैंने तो सुना था कि मर्दों को दर्द नहीं होता। मुझे तो लगा था कि आपको दर्द नहीं होता होगा। I'm सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। अभी चले, बहुत ज़्यादा फालतूगिरी कर रहे हैं आप। उसकी लास्ट की बात उसने काफ़ी धीरे बोला था, यूँ कह ले कि अपने मुंह के अंदर ही बोल दिया था, जिससे करण को वो सब सुनाई नहीं देता और उसे तो बस अपने फ्यूचर की प्लानिंग नज़र आ रही थी, जो कि आज रात होने वाला था उन दोनों के बीच। लेकिन वो तो सिर्फ इशिता को पता था कि वो क्या करने वाली है इस गाड़ी का इस्तेमाल करके। करण अब इशिता को गाड़ी देकर जा चुका था और वहीं इशिता अब लगातार ज़ारा को परेशान किए जा रही थी कॉल्स कर करके। इशिता जिसके कॉल्स को देख करके ज़ारा नहीं चाह रही थी कि वो इस वक्त यशु के सामने उसका कॉल उठाए, लेकिन यशु जो खुद ही उससे कहता है, माँ उठा लो ना, क्या हुआ, आपको बात नहीं करनी अपनी फ्रेंड से? जैसे ही ज़ारा ने ये सुना था, वो अपनी आंखें बड़ी करके पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फ्रेंड है? यशु धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, आप जिस तरह से बातें कर रहे थे, ऐसे तो सब अपने फ्रेंड से ही बातें करते हैं ना। यशु को अपने गोद में उठाए हुए ज़ारा उसे काउच पर ले जाकर के बैठाती है और कुकीज उसके सामने रखते हुए कहती है, अभी मत खाना, गर्म है, ठीक है? और वो फ़ोन उठा चुकी थी इशिता का। थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में कहती है, क्या है, क्यों इतने कॉल्स कर रही है तू, चाहती क्या है? इशिता उसे कहती है, गाड़ी मिल गई है, बच्चे को लेकर बाहर आओ, क्योंकि मैं मेंशन के अंदर नहीं जा सकती। आई नो सिक्योरिटी कितनी टाइट है। उसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ज़ारा जो हैरानी से कहती है, अभी ये कैसे हो सकता है यार, वो तो अभी नहीं, मैं उसे बाहर नहीं ले आ सकती, अगर कबीर जी को पता चल गया तो? तब इशिता कहती है, हाँ तो पता चलने देना, तुझे क्या, मैं तब तक तुझे फरार कर दूंगी यहाँ से। अब इशिता की बातें धीरे धीरे करके ज़ारा को कन्विंस तो कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसे पूरी लाइफ यहाँ तो नहीं रहना था, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि उसे अपनी पत्नी तक मानने को रेडी ना हो। वो भी इस बात पर तैयार होते हुए कहती है, ठीक है, मैं
मैं लेकर आती हूँ यशु को बाहर, लेकिन प्रॉमिस मिया, यशु को एक खरोच नहीं आनी चाहिए शिता। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो बहुत मासूम है। मैं अपने लिए उसे हर्ट नहीं कर सकती, तो समझ रही है ना? यह सुनकर यशु कहती है, अरे यार, तो मैं कौन सा उसे थप्पड़ मारूंगी, बस उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाऊंगी और उसके बाद से उसे गाड़ी में डालूंगी, दैट्स ऑल। और उसके बाद से फिर वो कबीर उसे ढूंढता रह जाएगा। वो बच्चा होगा तो करण की गाड़ी में। तो अब जो होगा करण और कबीर आपस में देख लेंगे, हम यहाँ से निकल चुके होंगे, समझ रही है ना? प्लानिंग पूरी टाइट और सॉलिड है, बस तू आजा जल्दी से। घबराहट में ही सही, लेकिन ज़ारा को अब ये करना तो था ही, जिससे वो यशु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यशु चलो ना हम कहीं बाहर टहल कर आते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यह सुनकर कि यशु खुश होते हुए कहता है, हाँ मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी पा मुझे कहीं नहीं जाने देते, और जब से मैं लंदन आया हूँ ना तब से तो कहीं नहीं निकलने देते मुझे बहुत मज़ा आएगा, चलो ना लेकर मुझे। और वो हाथ पकड़ चुका था ज़ायरा का। वो धीरे धीरे बातें करते हुए ही उसको अपने साथ बाहर की तरफ लाने लगी थी, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसका दिल धक धक किए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सही भी कर रही है वो, लेकिन अब उसके अलावा उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं बचे थे। लेकिन अब ये करने के अलावा उसके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे थे। ये आखिरी मौका था। इशिता ने भी उसे पूरी तरह से कन्विंस कर ही लिया था, जिससे अब वो बाहर की तरफ निकल चुकी थी। इशिता उससे कहती है, तू उसे अपने ठीक मेंशन के लेफ्ट साइड वाले रास्ते से लेकर आना, मैं वहीं पर मिलूंगी, और किडनैपिंग के लिए मैं पीछे से आऊंगी ताकि वो बच्चा मुझे देख ना पाए। इन द केस अगर कभी कोई बात पता भी चले कि उसके बच्चे का किडनैप हुआ भी है, तो ये ना पता चले कि हमने करवाया है। तो समझ रही है ना? ये सुनकर कि ज़ारा कहती है, यार तू तो बहुत प्रोफेशनल किडनैपर बन गई है, पर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम फंस जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार कबीर जी से रिक्वेस्ट करके देखती हूँ ना, शायद वो मान जाए। इस बात पर इशिता हंसते हुए कहती है, और तुझे लगता है कि तेरे रिक्वेस्ट करने से वो आदमी मानेगा जो तुझे इतनी बुरी जिंदगी देने को तैयार है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? तुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से तुझे रिहा करेगा? क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। सिर्फ तेरा गलत तरीके से इस्तेमाल ही करेगा वो इंसान। अब एक एक करके कदम यशु के भी बढ़ते जा रहे थे, और साथ ही ज़ायरा के भी। अब ज़ायरा के साथ था यशु, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड्स ने भी उसे रोका नहीं था। यशु धीरे से ज़ायरा की उंगलियों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, वरना पा हम पर नाराज़ हो जाएंगे और आपको भी डांट पड़ेगी मेरी वजह से। ज़ायरा जो धीरे से ये बात यशु को बताते हुए कहती है, और कितना दूर आना पड़ेगा? ये घर जाने के लिए कह रहा है, और ज़्यादा देर इसे चला नहीं सकते, इसके पैरों में दिक्कत है। ज़ायरा और यशु धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यशु उसके हाथों को अपने हाथों से हल्का हल्का हिलाते हुए कहता है, मम्मा क्या हम ज़्यादा दूर जाएंगे? अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जैसे ही ज़ायरा सुनती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और अपनी जगह पर रुक जाती है, और उसकी तरफ ठीक उसके सामने बैठते हुए कहती है, दर्द हो रहा है यशु? ठीक है फिर मैं आपको गोद में उठा लेती हूँ, हाँ? और फिर वो उसको अपने गोद में उठा करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, और आसपास के फूलों को दिखाते हुए कहती है, देखो कितनी प्यारी जगह है, हल्की हल्की धूप भी हुई है। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, अच्छी बात होती है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आप जानते हो ये बात? इसी तरह से वो यशु से बात करते हुए आ रही थी, और बार बार यही सोच रही थी, कहाँ रह गए यशु? यार तेरे से पहले कहीं वो कबीर जी ना आ जाए। अगर वो आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी, जिससे यशु अपने हाथों को ले जाकर के उसके गालों पर बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ मम्मा, आप ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है? ज़ायरा अपने चेहरे को स्माइल करके नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आप आसपास की चीज़ें देखो ना, कितनी प्यारी प्यारी हैं, और यहाँ पर तो कितने प्यारे वाइट पपीज भी है ना। वो ऐसे आसपास की चीज़ों को उसे दिखा रही थी और उलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन ही मन में तो उसे बहुत डर लग रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तब जा करके ज़ायरा को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन थोड़ा सा उसका दिल धक धक भी कर रहा था इस बात को सोच करके कि
यशु को कहीं वाकई कोई चोट ना पहुंचे और शायद उसके दिमाग पर कहीं इफेक्ट ना पड़ जाए इस बात से कि उसे कोई और अपने साथ उठाकर लेकर जा रहा है। वो डर तो रही थी और इसी वजह से वो यशु को काफी जोर से चिपकाती है अपने सीने से लगा करके और उसके बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, यू नो व्हाट, वैसे तो मैं आपको ज्यादा दिन से नहीं जानती पर फिर भी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो बच्चा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे हमेशा अपनी मम्मा बुलाओ। यशु ये बातें सुनकर कहता है, वो तो मैं आपको हमेशा ही बुलाऊंगा, लेकिन आपको भी मम्मा वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाना चाहिए ना। आप मेरे को एक बहना क्यों नहीं दे रहे? दे दो ना जल्दी से प्लीज। और ये बोलकर कि वो बड़े प्यार से अपने चेहरे को बनाते हुए उसे रिक्वेस्ट करने लगा था, जिसे देख कर के न जाने क्यों ज़ारा की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। उसका दिल नहीं कर रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो हो। अजीब से फीलिंग हो रही थी उसे, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। और तभी एक काफी लंबे चौड़े शरीर का आदमी जो कि बाहर की तरफ निकला था और साथ ही उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, जिसे देख करके ज़ारा समझ गई थी ये पक्का यशु ही होगी। क्या करूं, दे दूं यशु को? पर ये बच्चा, उसे बार बार यशु की टेंशन हो रही थी। लेकिन फिर वो शख्स काफी जोर से यशु को अपने गोद में उठा लिया था पीछे से और ज़ारा की तरफ घूरते हुए उसे ऑलमोस्ट धक्का दे देता है। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी आंखें हल्की हल्की नजर आ रही थी, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर ये इशिता ही है या फिर कोई और। अभी ज़ारा चिल्ला ही पाती, लेकिन तब तक यशु को गाड़ी में बिठाया जा चुका था। इस वक्त ये कहना मुश्किल था कि आखिर ज़ारा के दिमाग और दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ वो बहुत ज़्यादा सैड थी मगर दूसरी तरफ उसे अपनी फ्रीडम भी नजर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी अब मेंशन की तरफ भागती है और काफ़ी जल्दी में सबको इत्तला कर देती है, यशु को वो लोग ले गए, वो गाड़ी में। एक स्टाफ उसकी बातों को समझ चुका था और उसके सामने आकर कहता है, What are you saying, मैम? Is यशु सब इन ट्रबल? और ये बोल करके वो थोड़ी अपनी आंखों को बड़ा कर लिया था, जैसे कि उसे कितना डर लग रहा हो। ज़ारा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ ही इज इन ट्रबल, प्लीज आप जाकर के चेक करिए। अभी तक तो वो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मली रिएक्ट कर रही थी। हाँ, उसे था डर कि यशु बेचारा बहुत परेशान न हो जाए, लेकिन साथ ही इस बात की भी उसे गारंटी थी कि उसे हर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी, जिससे वो तुरंत ही फोन मिलाकर के इशिता से कहती है, सुन प्लीज उसे ज्यादा हर्ट नहीं करना, और वो रो रहा होगा ना, उसे शांत करा दे पहले। और हेलो, तू सुन रही है ना? ये सुनकर के इशिता कहती है, अबे यार, पहले मुझे किडनैप तो कर लेने दे, उसके बाद से प्रिस्क्रिप्शन देना तू बैठ करके। अभी मेरे को फीवर आया नहीं, पहले से दवाई दे रही है। ये सुनकर के ज़ारा कहती है, एक मिनट, क्या तुम पागल हो क्या? मजाक क्यों कर रही हो? यशु तुम्हारे साथ ही है, तुम ही आई थी ना लेने उसे। तब इशिता उसे कहती है, ज़ायरा मजाक मैं नहीं, तू कर रही है, अभी तक तो मैं पहुंची नहीं, और मैंने जो लोकेशन बताया था तू तो वहां भी नहीं आई, तू है कहाँ पर अभी? अब जाकर के ज़ारा का दिल एकदम से बैठना शुरू हो गया था और साथ ही उसके हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए थे। वो जिस जगह पर खड़ी थी उसी जगह पर एकदम से बैठते हुए कहती है, इशिता, तू ही ना आई थी वो ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए? तू ही तो ब्लैक कलर की गाड़ी में आने वाली थी ना? यशु कहाँ है? इशिता, जो कि एकदम से घबराते हुए जोर से अपने हाथों को स्टीयरिंग पर मारते हुए कहती है, शिट यार, मतलब यशु हमारे हाथ से निकल गया। आखिरी मौका था वो तुझे भगाने का। ज़ारा जो उस पर नाराज होते हुए कहती है, इशिता, ये सारी प्लानिंग तेरी थी और तुझे इस वक्त भगाने का मौका ढूंढ रही है तू? तुझे ये नहीं फिक्र हो रही कि यशु किस हालत में होगा? इशिता जो उससे कहती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र क्यों कर रही है। हाँ, माना कि वो छोटा बच्चा है, मगर वो कबीर रायचंद का बच्चा है, ठीक है? तेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। ज़ारा इस बात पर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी वो, जब तक मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उसे जानती हूँ। वो मुझे मम्मा बुलाता है, वो मेरे भरोसे पर गया था बाहर। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे जवाब दूंगी कबीर को? वैसे भी वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं यशु को लेकर। अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी वजह से यशु गायब हो गया, तो वो तो मेरी जान ले लेंगे यार। इशू जल्दी से
ज़ारा को समझाते हुए कहती है, तो भाग वहां से, अभी तेरा वहां रहना तेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, निकल वहां से ज़ारा तुरंत। लेकिन तभी ज़ारा, जो कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे और वो और ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश में नहीं लग सकती थी, इस वक्त उसे यशु की फिक्र हो रही थी। हाँ, सही कहा था इशिता ने, उसे खुद से ज़्यादा यशु की फिक्र हो रही थी। और अब तो उसकी अपनी गलती थी जिसकी वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था और वो चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द ये सारी बातें कबीर को बता सके। एक स्टाफ ने कबीर रायचंद को इस बारे में फ़ोन भी कर दिया था। आसपास के सारे लोग घबराए हुए थे और साथ ही यशु के बारे में सोच सोच करके वो सारे के सारे लोग इस वक्त परेशान हो रहे थे। और ज़ारा, जो कि बिल्कुल शांत पड़ी थी, वो भी फ़ोन कट करते हुए अब अपने हाथों को जोड़ करके भगवान से प्रे करने लगती है कि यशु जहाँ भी हो सही सलामत हो। लगभग 5 मिनट के अंदर अब वहां पर काफी जोर से कुछ जूतों की आवाजें आना शुरू हो गई थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि कबीर और उनके साथ उनके कुछ अपने ऐसे वर्कर्स की थी जो कि उनके इलीगल काम में उनका हाथ बटाया करते थे। और साथ ही उन सब के हाथों में इस वक्त बड़ी बड़ी राइफल्स थी। कबीर बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की बातें सुने, तुरंत ही सबके सामने ही ज़ारा के बालों को जोर से पकड़ते और खींचते हुए उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, यशु कहाँ है? ज़ारा, जो कि अपने बालों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे मुझे नहीं पता, वो कोई 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 उसे लेकर। लेकिन तभी कबीर, जो कि उसके गालों को जोर से दबाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे बाहर लेकर जाने की? परमिशन दिया था मैंने। तुम खुद को वाकई उसकी मम्मा समझने लगी। थोड़ा प्यार से बात क्या कर लिया मैं, सर पर चढ़ जाओगी तुम। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तो उसे बस मॉर्निंग वॉक पर लेकर। कबीर उसके बात को सुन करके अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल लाते हुए कहते हैं, मॉर्निंग वॉक। वो खींचते हुए उसे बेडरूम की तरफ ले आते हैं और जोर से दरवाजा अपने पैरों से खोल करके अंदर की तरफ उसे धक्का देते हुए ऑलमोस्ट अब जमीन पर गिरा चुके थे और दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहते हैं, ज़ारा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यशु को लेकर के मेरे अंदर जितना गुस्सा तुम्हारे लिए पहले से भरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से आज जान से मार दूं। बताओ बताओ, मेरा यशु कहाँ है? तुम्हारे साथ ही बाहर गया था वो। तुम जब भी उसके आसपास होती हो उसके लिए खतरा बन जाती हो। ज़ारा, जो कि अपनी आंखें पूरी तरह से छोटी कर चुकी थी और साथ ही उसके आंसू जो कि उसके गालों पर गिर रहे थे, लेकिन कबीर को इस वक्त ज़ारा के आंसुओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इस वक्त चाहिए था तो सिर्फ उनका बच्चा। ज़ारा, जो कि अपने चेहरे को धीरे धीरे उठा करके कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे सच में नहीं पता, मैं तो खुद चाहती हूँ कि उसे ढूंढा जाए। मेरा बच्चा पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं, वो किस हालत में होगा। और सही कह रहे आप, मेरी गलती है, मुझे उसे बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए था। और अगर जाना भी था तो कम से कम अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर जाना चाहिए था। और मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी जगह से किडनैप हुआ है, और आसपास कुछ सीसीटीवी भी थी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। कबीर उसकी बातों पर वैसे तो कोई रहम नहीं खाने वाले थे, लेकिन ऐसा ज़ारा को लगा था और वो अपने चेहरे को नीचे कर चुकी थी और वो वाकई ही अब रो रही थी और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे। उसे तो खुद ही इतना ज़्यादा गिल्ट था और साथ ही कबीर की बातें और ज़्यादा उसके दिल को चुभ गई थी। लेकिन कबीर, जो कि अपने गुस्से को पीते हुए ज़ारा के चेहरे पर दोनों अपने हाथों को धीरे से रखते हुए कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और शायद मैं इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर दिया। यशु मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके गले में एक पेंडेंट है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, वो जहाँ भी जाएगा मैं उसकी लोकेशन ढूंढ लूँगा बहुत आराम से, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसके गालों पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ उसे घुमाने के लिए लेकर गई थी। गलती तो उसने की है जिसने कबीर रायचंद की जान को हाथ लगाई है, और उस गलती की मैं उसे क्या सजा दूंगा वो सोच भी नहीं सकता। जैसे ही ज़ारा ने यह सुना था, अभी तक तो वो डरते हुए अपने चेहरे को नीचे की हुई थी और साथ ही गिल्ट में भी, लेकिन फिर वो अपने चेहरे को धीरे धीरे फिर से उठा करके कबीर की तरफ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, तो मतलब आप उस बच्चे की लोकेशन ढूंढ लेंगे, यशु तुरंत मिल जाएगा ना? कबीर हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल आते हुए कहते हैं, मिल जाएगा वो, और मुझे पता है कि तुम उसकी बहुत फिक्र करती हो। तुमने जानबूझकर नहीं किया ये सब कुछ, मैं खामखा तुम पर गुस्सा कर रहा था। जितनी फिक्र मैं उसकी करता हूँ, हाँ माना कि तुम उतना क्लोज नहीं हो उससे, लेकिन फिर भी वो तुम्हें माँ बुलाता है,
और माँ का प्यार क्या होता है ये तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन तुम ज़रूर समझती होगी। और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे तुम्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था। और ये बोल करके वो खुद भी खड़े हुए थे और ज़ारा को भी खड़ा करके उसको ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाने लगे थे, जिससे ज़ारा और फूट फूट करके रोना शुरू कर दी थी। और साथ ही जिससे ज़ारा एकदम से शांत पड़ जाती है। कुछ भी नहीं बोल पाई थी वो, और खुद के बारे में ये सोच रही थी कि कितनी सेल्फिश हो गई हूँ मैं। अपने लिए क्या क्या कर रही हूँ। खुद को बचाने के लिए किसी और की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि दो दो लोगों की। और ये बात सोचते हुए वो कबीर के बारे में सोच रही थी कि अगर यशु को कुछ भी हुआ तो कबीर तो वैसे ही खुद को सही सलामत नहीं रख पाएंगे। क्या कर दिया उसने। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई ज़ारा के हाथों, और क्यों मान ली वो इशिता की ऐसी घटिया प्लानिंग को, और क्यों कर लिया उसने वो सब कुछ जो इशिता ने उससे करने को कहा था। क्या उसे नजर नहीं आई यशु की वो मासूमियत। वो यही सब सोच करके खुद को दोषीवार ठहराई रही थी कि लेकिन तभी पीछे से दरवाजे के हल्का हल्का खटखटाने की आवाज आई थी। कबीर तुरंत ही ज़ारा को पकड़े हुए उसके हाथ को अपने हाथों में थामे बाहर की तरफ निकलते हैं और दरवाजे को धीरे से खोलते हुए कहते हैं, बोलो। यशु सर का लोकेशन ट्रैक हो गया है, हम लोग वहां पर तुरंत ही निकल रहे हैं। क्या आप भी। कबीर जो ज़ारा की तरफ एक बार देखते हैं और उसके हाथों को अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, मैं हमारे बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, बस उसके लिए प्रे करना। और फिर वो धीरे से उसके फोरहेड पर अपने होठों को लगाते हुए कहते हैं, एंड सो सॉरी, तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल गए थे। ज़ारा जाकर के बेड पर अपने हाथों को टिकाते हुए बैठती है और फिर खुद के बारे में सोच करके वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं वाकई बहुत बुरी बन गई हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। थैंक गॉड यशु मिल गया, वो बस ठीक रहे। थोड़ी देर में यशु आ चुका था, लेकिन इस वक्त वो बेहोश था क्योंकि उसे क्लोरोफॉर्म सुखाया गया था। और जिस तरह से कबीर उसको लेकर आ रहे थे अपने गोद में बिल्कुल ऐसे बेहोशी भरी हालत में, ज़ारा बहुत ज़्यादा डर जाती क्योंकि वो बाहर ही भी वेट कर रही थी। वो दौड़ते दौड़ते जा करके यशु को अपने गोद में उठाते हुए कहती है, यशु यशु क्या हुआ ऐसे, क्या क्यों क्यों उन लोगों ने कुछ किया क्या। कबीर जो अपने हाथों में इस वक्त हल्का हल्का खून को देख करके ज़ारा की तरफ जैसे ही देखे थे, ज़ारा की भी नज़र उनके हाथों में लगे उस ब्लड पर जाती है, जिससे वो घबराते हुए यशु को जोर से अपने सीने से लगाते हुए कहती है, नहीं, ये कह दीजिए कि ये यशु का नहीं। कबीर जो से कहते हैं, नहीं, यशु को कुछ नहीं हुआ है, वो किसी और का। और फिर वो ये बोलकर ही अपने कमरे में जा चुके थे। और ज़ारा भी यशु को अपनी गोद में ही संभालते हुए धीरे से उसे ले जा करके अपने कमरे में पहुंचती और उसे प्यार से बेड पर लेटा दी थी, जहां कबीर इस वक्त शावर लेकर के बाहर की तरफ थोड़ी देर में आते हैं और ज़ारा के ठीक बगल में बैठ चुके थे, जहां इस वक्त बीच में यशु था और उसके दोनों किनारे पर एक तरफ ज़ारा और दूसरी तरफ कबीर। ज़ारा धीरे से पूछती है, आपने क्या किया उसका, उसे बहुत मारा, मर गए वो। कबीर जो हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे यशु को हाथ लगाए इतनी आसानी से कैसे मारूंगा, मौत तो मिलेगी उसे लेकिन बहुत भयानक वाली। खैर तुम इस बारे में मत सोचो, डर जाओगे। और ये बोल करके वो अपने वार्डरोब की तरफ चले गए थे कपड़े पहनने के लिए। ज़ाहिर जो कि अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, अगर ये काम इशिता ने किया होता तो क्या उसे भी मार दिया जाता। थैंक गॉड, इशिता तो कम से कम बच गई। और फिर वो खुश होते हुए यशु की तरफ देख करके उसके फोरहेड पर धीरे से अपने होठों को लगाते हुए कहती है, और तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। अभी ज़ारा को लगा था कि सब कुछ ठीक हो ही गया है, लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है। और जैसे उसका फोन बजा था, कबीर की भी नजर उसके ठीक बगल में रखे फोन पर जाती है, जिससे वो देख करके कहते हैं, तुम्हारा फोन अब तक तुम्हारे पास है, ये यशु भी ना, चलो लाओ फोन दो। लेकिन तभी ज़ारा जो कि फोन को भी काटने वाली थी, लेकिन तब तक कबीर उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहते हैं, मैंने कहा काटने के लिए। और फिर वो फोन रिसीव करते हुए ज़ारा की तरफ आगे बढ़ा दिए थे। ज़ारा को लगा था कि वो नॉर्मली बात करेगी, लेकिन जैसे अभी उसने हेलो बोला था दूसरी तरफ से, अब जो भी कुछ इशिता बोलती वो स्पीकर पर था और सब कुछ सुनाई देता कबीर को भी और ज़ारा को भी, जिससे ज़ारा डरते हुए तुरंत ही अपने हाथों को उस फोन पर रखती
उससे पहले कबीर अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहते हैं, ऐसी बात करो। और ये बात वो ज़ायरा के कान के पास आकर के झुक कर बोले थे। दूसरी तरफ से इस वक्त इशिता काफी गुस्से में कहती है, क्या हुआ, तू निकली वहां से? कबीर जैसे ये सुने थे उनके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी और वो ज़ायरा की तरफ देख करके अपनी एक भौं में चढ़ाते हुए कहते हैं, ओह तो आप निकलने वाली थी। ये सारी बातें वो उसके कान के पास आकर के झुक कर बोले थे, जो कि इशिता को बिल्कुल भी सुनाई ना दे और नहीं दे रहा था उसे सुनाई कुछ भी। दूसरी तरफ से इशिता बोले ही जा रही थी, जो कि अपने फिंगर को क्रॉस की हुई थी कि इशिता कुछ भी ऐसा ना बोले जो कि ज़ायरा के लिए खतरनाक साबित हो जाए। लेकिन इशिता जब भी कुछ बोलना शुरू करती थी वो ये थोड़ी ना सोचती थी कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं। और फिर वो फ्लो में कहती है, और वो उस कबीर का बच्चा मिला कि नहीं, ठीक है वो? ज़ायरा कहती है, हाँ लेकिन तू ऐसे मत बात कर प्लीज, यशु ठीक है, और अभी फोन रख, मुझे बहुत काम। लेकिन तभी ज़ायरा पर इशिता कहती है, ओ काम की बच्ची, तुझे कौन सा काम है, वहां से जल्दी निकल, अब ये यशु वाली प्लानिंग तो फेल हो गई ना। देख मैं कहती हूँ अब तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वहां से बाहर निकल जाओ जब तक वो कबीर रायचंद वहां पर नहीं पहुंच रहा है। अच्छा हुआ ये यशु ठीक है, सही सलामत है। मुझे तो लगा था कि पता नहीं क्या ही होगा। वैसे मैं उससे ज्यादा हर्ट नहीं करती, हाँ पक्का, मैं तो उसे चॉकलेट वॉकलेट भी देने वाली थी। तभी कबीर जो कि अपनी भौं में सिकोड़ करके ज़ायरा की तरफ देख रहे थे। ज़ायरा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं कैसी बातें कर रही है, तू आकर के मिलेगी तो तू दे देना उसे चॉकलेट। ये सुनकर इशिता कहती है, मैं उससे क्यों आकर मिलूंगी, मुझे उससे क्या लेना देना। अरे वो तो जब हम उसे किडनैप करते तो उसे चॉकलेट देती ना, अब जब उससे मेरा कोई काम ही नहीं निकला तो चॉकलेट क्यों दो उसे, ये सारे चॉकलेट तो मैं अकेले खुद खा जाऊंगी। अब ज़ायरा की हालत टाइट हो गई थी और वो एकदम से अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लेती है और इशिता से गुस्से में कहती है, मैं फोन रख रही हूँ, बस कर, पता नहीं क्या ना ऑप्शन आप बोल रही है, पी भी रही है क्या तू? तब इशिता कहती है, मुझे तो तू लग रही है पी हुई, अबे तू गम में ड्रिंक तो करना नहीं शुरू कर दी, ऐसी बातें क्यों कर रही है, तुझे कुछ नहीं पता क्या, हम तो सारी प्लानिंग किए थे, इसी वजह से तो तू बाहर निकली। लेकिन अभी इशिता उसके आगे कुछ बोल पाती तब तक कबीर ने खुद ही अपने हाथ से उस फोन को काट दिया था और जोर से उसे फ्लोर पर मारते हुए कहते हैं, मैं जब भी किसी पर भरोसा करता हूं ना वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकलता है और हर बार मेरे ट्रस्ट की ऐसी की तैसी कर देता है। सोच रहा था कि तुम वाकई यशु से अटैच्ड हो चुकी हो और उसे हर्ट नहीं कर सकती। पहले गया था मेरा दिमाग तुम पर कि तुमने ही उसे किडनैप करवाया होगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, तुम तो मासूम हो और कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी ना करता है। लेकिन तुम जयेश ओबेरॉय की बेटी हो ना, करोगी तो बिल्कुल उनके जैसा ही। और फिर ज़ायरा भी कुछ सफाई में बोल पाती तभी कबीर जो कि उसके होठों को काफ़ी गुस्से में घूरते हैं और अपने हाथों को ले जा करके उसके गालों पर जोर से रखते हुए कहते हैं, बस यहाँ यशु सो रहा है, तुम मेरे साथ आओ दूसरे कमरे में। ज़ायरा को वो लेकर के एक ऐसे कमरे में पहुंचे थे जहां अभी तक ज़ायरा कभी नहीं गई थी। आकर के पहले तो वो थोड़ा देर बस उसको अपनी आंखों से घूरे थे और ज़ायरा की तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उनकी आंखों में देख पाए। और फिर वो धीरे से कहती है, मैं यशु को हर्ट नहीं करने वाली थी, वो इशिता मुझे बोली कि। कबीर जो कि उसको बहुत ही जोर से अपने साथ ही उसे बेड पर गिराते हुए कहते हैं, इशिता जो बोलेगी वो करोगी। इशिता बोलेगी कि ज़ायरा यशु को मार दो तो मार दोगी, वैसे तुमने तो उसे अधमरा कर ही दिया है। ज़ायरा इस बात पर एकदम से उठ करके बैठने की कोशिश करते हुए कहती है कि क्या बोल, लेकिन जब तक वो बैठ पाती उससे पहले कबीर उसके ऊपर आ चुके थे और उसके हाथों को अपने हाथों के बीच जकड़ते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब नहीं करूंगा तुम पर कोई तरस, बहुत खुद को समझा लिया। तुम्हें पता है जो तुमने किया इसके बाद तुम्हें तो मौत मिलनी थी, लेकिन वो तो यशु की जिद थी जो कि तुम जिंदा हो। तुमने जो हालत की है ना मेरे यशु की, पूरी जिंदगी मुझे यशु को लेकर के झेलना होगा और यशु को अपनी पूरी जिंदगी ये बात याद रखनी होगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी तुम्हें अपनी मॉम समझकर। ज़ायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सारी बातें उसके सर से ऊपर की तरफ निकल रही थी और अभी वो कंफ्यूजन में कबीर को देख ही रही थी कि तभी कबीर उससे कहते हैं, कुछ याद नहीं है ना तुम्हें? मैं याद दिलाता हूँ। और उसको वो अपने साथ खड़ा करते हुए उसके हाथों को अब ऊपर के पोल पर बांध चुके थे और उसके हाथों में अब हैंड कफ थे।
साथ ही वो उसके कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए बड़ी अजीब नजरों से उसे देख रहे थे और साथ ही उनके चेहरे पर जो स्माइल थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ज़ायरा की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो कबीर के चेहरे की तरफ देख भी पाए, जिससे वो बार बार अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका ले रही थी। लेकिन तब तक कबीर उसके गर्दन पे भी कुछ ऐसा अजीब सा बैंड लगा कर के उसे ऊपर के पोल की तरफ टिका चुके थे ताकि ज़ायरा चाह कर भी अपने चेहरे को नीचे ना झुका पाए और उसके चेहरे पर अपनी नजरों को बहुत ही बुरी तरह से गड़ाते हुए कहते हैं, तो सुनो, आज मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताता हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह भी। तुम्हारे लिए तो वो दिन बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी बदल गई उस दिन। तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक रिश्ते के बारे में बताया था जिस दिन तुम मुझसे मिलने आने वाली थी। याद है या फिर भूल गई? फ्लैशबैक में ज़ायरा जो कि इशिता के साथ ही उस जगह पर जाने वाली थी जहां के लिए उसके डैड ने उसे कहा था, एक रिश्ता है तुम्हारे लिए, जाकर के देख सकती हो। मैंने फिक्स नहीं किया मगर मैं चाहूंगा कि एक बार तुम उस लड़के से मिल लो। काफी होनहार है और टॉप क्लास बिजनेसमैन है। मैं चाहूंगा कि अगर तुम उसे पसंद करो तो तुम्हारी उससे शादी हो जाए। एक बार मिलकर आओ। अब इशिता के साथ ज़ायरा जाने तो लगी थी, लेकिन इशिता बार बार यही समझाया जा रही थी, बकवास ही होगा वो लड़का जो तेरे डैड ने पसंद किया होगा। अरे हो ही नहीं सकता यार। अच्छा तू अरेंज मैरिज मत कर यार। कितना अजीब लगेगा ये सुनकर के कि इशिता सहगल की फ्रेंड ज़ायरा ओबेरॉय अरेंज मैरिज कर रही है, तो अपने बच्चे को क्या बताएगी यार। ज़ायरा जो कि उसकी बातों को सुनते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, वहां तक पहुंचने तो दे। और तू कितना बोलती है यार। वो लोग पहुंच चुके थे उस बड़े से कैफे में जो कि काफी फेमस जगह थी। ज़ायरा जैसे ही वहां पर एंटर हुई थी आसपास के सारे स्टाफ उसके आगे पीछे लग गए थे, लेकिन तभी ज़ायरा सबको समझाते हुए कहती है, नो एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ, सो प्लीज आप लोग जाकर अपना काम करिए। वो जाकर के एक टेबल पर जैसे ही अभी अपने हाथ को रख करके वहां पर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी बगल से उसे कुछ आवाज आती है। मिस ज़ायरा ओबेरॉय। जिस बगल से उसको ये आवाज आई थी, इशिता उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये है वो लड़का। OMG। और ये बोलकर के वो अपनी थूक गटकते हुए कहती है, नॉट सो बैड यार। तेरे डैड की चॉइस इतनी भी बकवास नहीं है। जैसे इशिता की बातें ज़ायरा सुनी थी, उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारते हुए कहती है, शर्म कर। और वो उसके ठीक सामने पहुंचते हुए कहती है, हेलो माई सेल्फ ज़ायरा ओबेरॉय। आप कौन? वही ना जो मेरे डैड। तभी वो शख्स जो कि अपने हाथ में फ़ोन निकाल चुका था और किसी के फ़ोन को वो रिसीव कर चुका था जो कि एक वीडियो कॉल था, और स्माइल करते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली जिससे आपको मिलना है वो अपने बेटे के साथ बिजी हैं। जैसे ही इशिता और ज़ायरा ने यह सुना था, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे और पल के लिए तो उन दोनों का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। तभी इशिता एकदम से घूरते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? ये बेटा कहाँ से आ गया बीच में? तभी ज़ायरा भी काफ़ी गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू। सोचा भी कैसे कि ज़ायरा ओबेरॉय की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसका कोई बेटा हो, और मेरे डैड ऐसा रिश्ता तय किए मेरे लिए जिसका कोई बच्चा है। वो सामने बैठा शख्स मेहर था। अपने चेहरे पर उसने मास्क लगा रखा था। अभी वो जैसे मास्क निकालने वाला होता है, लेकिन फिर ज़ायरा और इशिता की बातों से वो एकदम से गुमराह हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। इस वक्त उसकी नज़र जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके फ़ोन पर टिकी थी। तभी ज़ायरा उसके फ़ोन को एक साइड में फेंकती और लगातार इसी तरह की बातें बोले जा रही थी। अगर उनका बेटा है तो उनको बोलिए कि कोई मेड रखें या नैनी रखें, उसके लिए किसी बीवी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बीवी नहीं चाहिए, उन्हें फ्री की मम्मी चाहिए। और अगर बेटा है तो उसे खुद नहीं पाल पा रहे, जो दूसरे के सर पर उसे बोझ बना करके रखना चाहते हैं। हाँ, ये कोई तरीका होता है? और एक बात बताइए, कोई लड़की अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए किसी और के बच्चे को क्यों संभालेगी? उसकी अपनी लाइफ होती है, जब वो शादी करती है तो उसकी अपनी मर्जी होती है, और किसी लड़की की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद करना बहुत गलत है, समझे आप? धोखा दे रहे थे ज़ायरा ओबेरॉय को। और हाँ, बता दीजिएगा अपने उस जो भी लगते हैं वो आपके, कि जब तक वो बच्चा उनके साथ रहेगा कोई लड़की उनके साथ नहीं रहना चाहेगी, तो उस बच्चे के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे। वो आए बड़े मुझसे शादी करने वाले जयेश ओबेरॉय की इकलौती बेटी से। हाँ, औकात है नहीं, पहुंच जाता है मुंह उठाकर। और ये बोल करके वो इशिता के साथ वापस लौट गई थी। लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी कि ये बात सिर्फ वो सामने बैठा शख्स मेहर नहीं बल्कि
फोन पर कोई और भी सुन रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त यशु बहुत एक्साइटेड था, ये जानने के लिए कि आखिर उसके पापा को कौन सी माँ मिलने वाली है और वो कितनी स्वीट होगी और उसे कैसे ट्रीट करेगी, जिसकी वजह से वो भी अपने हाथों में फोन लिया हुआ था। से वीडियो कॉल पर ही मिलने का सोचे थे, क्योंकि कबीर के जान यानी कि यशु के इस वक्त थोड़ी सी तबीयत खराब थी। उसको फीवर आ गया था और कबीर कभी भी किसी और पर भरोसा नहीं करते थे जब बात यशु की होती थी, जिसकी वजह से मेहर को भेज करके उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वीडियो कॉल पर ही उस लड़की से बात कर लेंगे और मिल लेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने डैड को भी बता रखा था। लेकिन ये बात ज़ारा को बिल्कुल भी नहीं पता थी और इस वजह से वो जो भी उसके दिल में था उसे सुना करके आ गई थी। अभी जिस वक्त यशु ये सब कुछ सुन रहा था, कबीर उसके साथ नहीं थे। वो उसके लिए दवाई लेने के लिए गए थे और जैसे ही वो अपने हाथ में दवाई लेकर के बाहर की तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं, यशु कहाँ गए? मम्मा कैसी लगी बेटा? यशु कहाँ गया? कहाँ चले जाते हो फोन को छोड़ करके? फोन पर अभी भी वीडियो कॉल पे मेहर था, जो कि एकदम से शांत बैठा था और साथ ही काफी परेशान भी नजर आ रहा था और उसकी आंखें जो कि थोड़ी थोड़ी लाल हो रखी थी, जैसे कि अभी वो बस रो देगा। मेहर बहुत ही ज्यादा दिल का नाजुक लड़का था, जिसकी वजह से कबीर हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुझे रिजेक्ट कर दी क्या? हेलो मेहर। तभी मेहर जो कहता है, यशु यशु कहाँ है? मैंने उसे बहुत बोला, वो जाकर के देखो क्या कर रहा है। कबीर जैसे ये बात सुने थे, उनका दिल एकदम से धक सा रह गया था। मेहर ने ये बात बोली थी, अचानक ही कबीर के हाथ से एकदम से फोन छूट जाता है, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्शन में कुछ देख लिया था। उनके ठीक सामने जो शीशा लगा था उसमें इस वक्त यशु की रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, जो कि इस वक्त बालकनी के ठीक पास अपने आप को जल्दी जल्दी वहां की बाउंड्री पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी से कबीर अपने फोन को एक साइड में फेंकते हैं और साथ ही उनके हाथ से ग्लास भी नीचे की तरफ छूट गया था। वो भागते भागते अभी यशु तक पहुंच पाते, लेकिन उनका पैर एकदम से स्लिप कर जाता है, जिससे संभलने में उन्हें वक्त लग जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, यशु यशु नो। वो जब तक वहां पर पहुंच पाते तब तक यशु एक बार पीछे मुड़ करके अपने पा की तरफ देखते हुए रोते हुए कहता है, मेरी वजह से आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है और आंटी ने भी बोला कि जब तक मैं आपकी लाइफ में रहूंगा आपकी शादी नहीं होगी और आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा। मेरी वजह से आपने फैमिली भी छोड़ दी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं चला जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। और ये बोल करके वो एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, आई लव यू पा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोल करके वो एकदम से नीचे की तरफ अपने पैरों को बढ़ा दिया था। कबीर दौड़ते हुए वहां तक पहुंचे तो थे, लेकिन जब तक वो पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8वें मंजिल से वो छोटा सा बच्चा नीचे की तरफ गिरा था सर की बदौलत, जिससे उसका ब्लड पूरी तरह से एक नस में क्लॉट हो गया था। जब तक कबीर नीचे पहुंचते वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। इंडिया में तो उसका कोई इलाज ही नहीं था। हाँ, उसे टेम्पररी उसे जिंदा तो किया जा सकता था, लेकिन उसका दिमाग जो कि पूरी तरह से अब काम करना बंद कर जाएगा, ऐसा सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था। सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और अब कबीर जो कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर जो कि इस वक्त लंदन में रहते थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का सोचा था और इसी वजह से उसे 2 महीने तक एडमिट करके रखा गया था। लेकिन उसके पैर का फ्रैक्चर तो ठीक हो गया था, उसके दिमाग को भी अब काफी हद तक सर्जरी करके ठीक कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ ही जो नस उसकी क्लॉट हो रखी थी ब्लड से, वो ठीक नहीं हो सकती थी। और डॉक्टर ने काफी स्ट्रिक्टली कबीर से कहा था कि अगर इस बच्चे को जरा भी टेंशन अब मिलेगी तो उसकी लाइफ काफी डेंजर में जा सकती है और फिर उसे बचाना नामुमकिन होगा। ये सारी दास्तान सुनने के बाद ज़ारा की आंखों के आंसू जो कि रुक नहीं रहे थे, वो बहुत ध्यान से कबीर की तरफ देख रही थी और उन सारी बातों को सुनते हुए वो बस रो ही जा रही थी, लेकिन आंसू पोंछने के लिए उसके हाथ अभी बंधे पड़े थे।